वेलकम टू ए3। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तथा साथ में एक टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राज्य। जैसे ही हम लोग राज्य सुनते हैं तो हमारे मन में ये आता है, राज्य का मतलब सीधा सा हमारे मन में आ जाता है बिहार। राज्य का मतलब हमारे मन में सीधा सा आ जाता है राज्य का सीधा सा हमारे मतलब मन में आ जाता है बिहार या फिर एमपी या फिर यूपी। अगर हम ये कहें कि ये सभी राज्य नहीं है तो आपको लगेगा कि हम गलत कह रहे हैं। लेकिन जब हम लोग पोलाइटी पढ़ेंगे तो पोलाइटी के हिसाब से ये बिहार, एमपी और यूपी राज्य नहीं है। क्यों नहीं है, अब इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले बात कि राज्य के कितने तत्व होते हैं। तो राज्य के कुल 4 तत्व होते हैं। तो कौन कौन? तो सबसे पहले बात जनसंख्या, दूसरा बात क्षेत्रफल यानी कि भूभाग जिसको बोलते हैं, और तीसरा भाग उसके पास एक सरकार होनी चाहिए, और चौथी बात संप्रभुता होनी चाहिए। तो अगर हम बोलेंगे, अगर हम देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये जो बिहार है, एमपी है या फिर यूपी है या कोई भी स्टेट जिसका नाम हमारे मन में राज्य सुनते ही आता है, तो हम बोलेंगे उसके पास तो जनसंख्या भी है, क्षेत्रफल भी है, सरकार भी है, तो फिर हम उसको राज्य क्यों नहीं कहेंगे। तो राज्य के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो चौथा तत्व है वो है संप्रभुता। तो संप्रभुता हम थोड़ा सा सुधार लेंगे शब्द। तो संप्रभुता मतलब होता है कि ऐसा राज्य या फिर ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने निर्णयों को लेने में स्वतंत्र होता है, या फिर ऐसा राज्य जो अपने निर्णयों को लेने में क्या हो, स्वतंत्र हो, यानी कि किसी के दबाव में आकर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले। तो सिंपल सा बात समझेंगे कि जो अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में निर्णय लेने में क्या हो, पूर्णतः स्वतंत्र हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, संप्रभु कहेंगे। तो बिहार के पास जनसंख्या तो है, क्षेत्रफल तो है, सरकार तो है, लेकिन इसके पास संप्रभुता नहीं है। इस उदाहरण पर समझते हैं। अगर बिहार चाहे कि हम अपने राज्य के हिस्से में से कोई टुकड़ा किसी दूसरे देश को सौंप दें, या फिर हम अपने राज्य का नाम बदल दें, या फिर हम अपने राज्य के 2 टुकड़े करके 2 नया-नया राज्य बना लें, तो ऐसा बिहार नहीं कर सकती है, क्योंकि ऐसा करने की शक्ति हमारे देश में सिर्फ संसद के पास है। तो इन मामलों में हम देखते हैं कि बिहार संप्रभु नहीं है, इसलिए बिहार क्या है, एक राज्य नहीं है। तो पोलाइटी के हिसाब से बिहार को राज्य हम नहीं समझेंगे, या फिर यूपी, एमपी किसी को भी हम राज्य की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो भारत क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है, क्योंकि भारत के पास क्या है, जनसंख्या है, क्षेत्रफल भी है, सरकार भी है, और भारत संप्रभु भी है, क्योंकि भारत अपने निर्णयों को लेने में स्वतंत्र है। इसके निर्णय में किसी प्रकार का कोई बाहरी दबाव या प्रेशर नहीं होता है। तो अगर पोलैरिटी के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है। अब चलते हैं आगे। तो अगर ये पूछा जाए कि ये 4 तत्व कहाँ दिए गए, तो ये 4 तत्व दिए गए थे मोंटेविडियो कन्वेंशन हुआ था 1933 में। तो मोंटेविडियो कन्वेंशन 1933 में ये 4 तत्व राज्य के दिए गए थे। अब बढ़ते हैं आगे। अब एक होता है संविधान। तो किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम एवं कानून होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, संविधान कहते हैं। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि व्यवस्था को चलाने के लिए नियम एवं कानून के संग्रह को संविधान कहते हैं। संविधान 2 प्रकार के होते हैं, या तो हम संविधान क्या करें लिख के बना लें, या फिर हमारा संविधान मौखिक रहे। तो जब हम अपना संविधान लिख के बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, लिखित संविधान। और जब हम अपना संविधान मौखिक रखेंगे तो उसे क्या कहेंगे, अलिखित संविधान। तो संविधान 2 प्रकार का हो सकता है, या तो आप लिख के तैयार कर लें या फिर बिना लिखे तैयार करें। अगर पूछा जाए कि भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान लिखित संविधान है। अगर ये पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो दुनिया में सबसे बड़ा संविधान अपने देश भारत का संविधान है, क्योंकि इसके संविधान में 22 भाग, 395 से भी ज़्यादा अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटा संविधान किसका है, तो सबसे छोटा संविधान अगर पूछा जाए तो सिर्फ अगर ये शब्द लिखा रहे हमारे क्वेश्चन में कि सबसे छोटा संविधान किसका है, तो हम डायरेक्ट टिक करेंगे यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। लेकिन अगर ये लिखा रहे कि अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो भी हम टिक क्या करेंगे, यूएसए। यूएसए क्या है, अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा
संविधान है यूएसए का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का, इसके संविधान में सिर्फ 7 ही अनुच्छेद हैं। कुल कितने अनुच्छेद हैं? 7। अगर ये पूछ लिया जाए कि शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान किसका है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर अनुच्छेद के आधार पर पूछा तो यूएसए, अगर शब्दों के आधार पर पूछेगा तो हम लोग लगाएंगे आंसर मोनेको। क्या लगाएंगे? हम लोग का आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा मोनेको। तो मोनेको क्या है? शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान वाला देश है। तो कितना शब्द है इसमें? तो अगर ये भी पूछ लिया जाए तो हम याद रखेंगे 3814 शब्द इसके संविधान में है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा चित्र है ये भारत के संविधान की सबसे ऊपरी मतलब पेज है। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का जो संविधान है उसका शीर्षक क्या है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है लेकिन पूछा जा सकता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि भारत के संविधान का शीर्षक ही क्या है? भारत का संविधान। याद देखिए स्पष्ट रूप से, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भारत का संविधान का शीर्षक क्या है? भारत का संविधान। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर ये पूछ लिए कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र किसका है, अगर ये हमसे ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र किसका है, तो हमारा आंसर फिर भी क्या होगा? यूएसए। अगर सबसे छोटा संविधान पूछे किस देश का है तो यूएसए, और सबसे पुराना लोकतंत्र भी पूछे तो यूएसए। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। यह है यूएनएसए का फ्लैग। अब आगे पढ़ते हैं। अब है भारत का संविधान। हम बता चुके हैं कि हमारे भारत का संविधान का शीर्षक क्या है? भारत का संविधान। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आज प्रस्तावना। तो इस प्रस्तावना को अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं कहीं पर इसे उद्देशिका भी कहा जाता है, ठीक है, और इसी को इंग्लिश में हम लोग प्रीएम्बल भी कहते हैं। तो आखिर ये प्रस्तावना क्या है? तो सिंपल सा अगर शब्दों में समझें तो प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय है, यानी कि हमारा संविधान किस प्रकार का है। अगर हम अपनी प्रस्तावना को ठीक ढंग से देख लें तो बता सकते हैं कि हमारा संविधान किस ढंग का है। तो कुछ स्टेटमेंट हम लोग याद रखेंगे जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे सबसे पहला स्टेटमेंट कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ये बात किसने कही थी? इसका आंसर हो जाएगा एन पालकीवाला। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो तस्वीर है ये तस्वीर है एन पालकीवाला की। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि एक बार एक दुल्हन पालकी में सवार होकर जा रही थी, रास्ते में पुलिस चेकिंग कर रही थी, तो उनसे पूछा कि तुम अपना परिचय पत्र दिखाओ। तो उन्होंने क्या किया? अपना परिचय पत्र दिखाया। तो याद रखेंगे परिचय पत्र और पालकी, तो मतलब दुल्हन पालकी में जा रही थी तो उन्होंने क्या किया? अपना परिचय पत्र दिखाया। इस तरह से हम लोग शब्दों को रिलेट कर कर याद रख सकते हैं। अब अगला देखते हैं। तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, इस बात को किसने कहा था? तो इसने कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर है ठाकुरदास भार्गव की। तो अब इसको कैसे याद रखें? तो सिंपल सा बात है, ठाकुर, ठाकुर का मतलब बोलता है ईश्वर, भगवान। तो भगवान को हम लोग कहाँ रखते हैं? ठाकुर को हम लोग कहाँ रखते हैं? अपनी आत्मा में संजो कर रखते हैं। तो सिंपल से याद रहेगा, जैसे ही आत्मा सुनेंगे तो हमको याद आ जाना चाहिए कि आत्मा में किसको रखते हैं? ठाकुर को रखते हैं। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा था? तो ठाकुरदास भार्गव ने। अब बढ़ते हैं अगला। तो अगला एक है कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। तो इस बात को किसने कहा था? इस बात को कहा था कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने। शॉर्ट फॉर्म में से हम लोग कहते हैं KM मुंशी। पूरा नाम हो गया कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। तो ये नीचे वाली तस्वीर उन्हीं की है। अब इसको कैसे याद रखें? तो सबसे पहला बात है कि जो जन्म होता है उस जन्म की कुंडली को कौन बनाता है? इस बात को याद रखें। तो कौन बनाएंगे? मुंशी जी बनाएंगे। तो हमको कैसे याद रखना है कि जो जन्म की कुंडली है, कुंडली हम लोग को किससे बनवाना है? मुंशी जी से बनवाना है। तो इस तरह से हम लोग शब्दों को रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा संविधान का जो प्रस्तावना है किस तरह का है। तो ये जो आप हर किताब के पहले पेज पर देखते होंगे तो लिखा हुआ जो मिलता होगा उद्देशिका, यहाँ पर लिखा है ना उद्देशिका। तो हम बताएं कि प्रस्तावना का ही एक नाम क्या है? उद्देशिका है। तो प्रस्तावना का ही एक नाम क्या है? उद्देशिका है। तो उसमें देखिएगा कि आपको देखने को मिलेगा इस तरह का। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं, या उद्देशिका कहते हैं, या फिर प्रियम्बल कहते हैं। तो उद्देशिका को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें सबसे पहला चीज़ देखने लायक है कि भारत शब्द देखिए, एक बार यहाँ पर है, भारत शब्द को अगर देखें तो एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, और पूरे प्रस्तावना को आप ध्यान दें तो कहीं पर भी भारत शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितने बार प्रयोग किया गया है? तो भारत शब्द का प्रयोग कितना बार किया गया है? सिर्फ 2 बार। याद रहेगा। तो हम लोग को याद रखना है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द सिर्फ 2 बार आया है। और ये भी पूछ सकता है
कि हमारे प्रस्तावना में हमारे देश के लिए किन नामों का प्रयोग हुआ है, तो प्रस्तावना में सिर्फ भारत का ही प्रयोग किया गया और किसी दूसरा नाम का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया। मन में आ सकता है इंडिया, या फिर बोल सकते हैं आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, तरह तरह के नाम हमारे मन में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं याद रखेंगे। तो सिंपल सा बात याद रखेंगे, प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ भारत शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रस्तावना में अलग अलग बातें लिखी हुई है। तो कभी कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाता है हम लोगों से कि हमारे संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। तो हम अगर प्रस्तावना को देखें तो क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है, अगर ये पूछ लिया जाए तो हम क्या याद रखेंगे, हम भारत के लोग। ये भी कभी पूछ लिया जाता है, बार बार पूछा जाता है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं जो प्रस्तावना में ये सारी बातें लिखी हुई है, इसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं, जहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है आखिर इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है। तो देखते हैं आगे हम लोग। तो सबसे पहला बात, हमारे प्रस्तावना में एक शब्द लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। आखिर इसका क्या मतलब निकलता है आगे समझेंगे हम लोग। एक शब्द लिखा हुआ है संप्रभु, इसका भी क्या मतलब है हम लोग आगे भी समझेंगे। एक शब्द है सामाजिक, ठीक है। एक शब्द है बंधुत्व, एक शब्द है समाजवादी, एक शब्द है न्याय। तो न्याय अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें 3 प्रकार के न्याय लिखा हुआ है, समाजवादी, आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह का न्याय दिया गया है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह का न्याय दिया गया है, तो 3 तरह का। कौन कौन पूछ लिएगा, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में किन किन न्यायों का उल्लेख है। ऑप्शन ए दे देगा सामाजिक, ऑप्शन बी दे देगा आर्थिक, ऑप्शन सी दे देगा राजनीतिक, और ऑप्शन डी दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह का न्याय है, एक है सामाजिक, एक है आर्थिक, एक है राजनीतिक। एक अगला शब्द है सेक्युलर, जिसको हम लोग बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। तो शुरू शुरू में जो हमारी संविधान की प्रस्तावना बनी थी उसमें वहाँ पर पंथ निरपेक्ष नहीं लिखा हुआ था, वहाँ पर लिखा हुआ था धर्मनिरपेक्ष। बाद में इसको पंथ निरपेक्ष किया गया था, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता। तो हमारे संविधान की जो स्वतंत्रता है, तो इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रता है, विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की है, उपासना की है। तो कभी कभी सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। तो गिनती करें तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो कुल मिलाकर 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और पूछ दे कौन कौन सी स्वतंत्रता है, तो याद रखेंगे विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। एक अगला शब्द है लोकतांत्रिक, एक शब्द है गणराज्य, इस सब का भी मतलब हम लोग आगे समझेंगे। और एक है समानता। तो समानता का मतलब क्या है, उसको भी हम लोग समझेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि समानता कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा की और अवसर की। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता है। तो कितने प्रकार की समानता है, 2 प्रकार की। कौन कौन, तो याद रखें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और जब हम लोग गौर से संविधान के अगर प्रस्तावना को देखेंगे तो अंत में कुछ शब्द लिखे हुए जैसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित होने की तारीख। तो हमारे संविधान को कब अंगीकृत किया गया, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका डेट सीधा याद रखेंगे हम लोग 26 नवंबर 1949 को। अगर अंगीकृत कब हुआ ये पूछा जाए तो हम लोग लगाएंगे 26 नवंबर 1949 को। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान को लागू कब किया गया, अगर शब्द लागू शब्द लिखा रहेगा तो हम लोग आंसर लगाएंगे 26 जनवरी 1950 को। समझ में आ गया ये बात। अगर ये लिखा रहेगा कि अंगीकृत कब किया गया या अधिनियमित कब किया गया, आत्मर्पित कब किया गया, तो हम लोग लगाएंगे 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि लागू कब किया गया, अगर लागू शब्द अगर लिखा हुआ मिल जाए, अगर लागू शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो हम लोग क्या लगाएंगे 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं बारी बारी से शब्दों को। पहला शब्द है हम भारत के लोग। तो जो हम भारत के लोग हैं, आखिर इस शब्द का मतलब क्या है, तो सिंपल सा मतलब इस शब्द का कि हमारे देश की जो संविधान है, यानी कि भारत का जो संविधान है, उसे भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है और उसका स्वीकार भी किया गया है, ठीक है। अगला शब्द है संप्रभु, इसको हम समझा ही चुके हैं। तो क्या है संप्रभु, तो एक ऐसा देश जो अपना निर्णय लेने क्या करता है, स्वतंत्र होता है, यानी कि जो अपना निर्णय स्वयं लेता हो, इसके आंतरिक व बाहरी मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, संप्रभु कहेंगे। तो हमारा देश कैसा है, एक संप्रभु देश है। ये बात कहाँ लिखी हुई है, तो प्रस्तावना में लिखी हुई है। तो कभी कभी हम लोग से ये पूछ लिया जाता है कि कानूनी संप्रभुता किसमें निवास करती है।
ऑप्शन के थ्रू पूछ लिया जाता है। तो कानूनी संप्रभुता किस में निवास करती है, तो हम लोग याद रखेंगे संविधान। अगर ये पूछ लिया जाए कि नाम मात्र की संप्रभुता किस में निवास करती है, तो राष्ट्रपति में निवास करती है। एक और पूछ लिया जाता है, अगर ये पूछ लिया जाए कि लोकप्रिय संप्रभुता, क्या पूछ लिया जाए कि हमारे संविधान की लोकप्रिय संप्रभुता किस में निवास करती है, तो इसका आंसर हम लोग क्या याद रखेंगे, जनता में। किस में याद रखेंगे, जनता में। तो लोकप्रिय संप्रभुता पूछे तो जनता में निवास करती है, कानूनी संप्रभुता पूछे तो संविधान में निवास करती है, और अगर नाम मात्र की संप्रभुता पूछे तो राष्ट्रपति में निवास करती है। एक अगला शब्द है समाजवादी, इसको हम लोग समझते हैं। तो समाजवाद पहले समझने से पहले हम लोग कुछ बातों को समझ लेते हैं। एक होता है उदारवाद। उदारवाद को ही हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवाद, है ना। इसका अगर जनक पूछ लिया जाए, क्वेश्चन हमसे ये पूछ लिया जाए कि उदारवाद या पूंजीवाद के जनक कौन है, तो कौन होंगे, जॉन लॉक। ठीक है। तो उदारवाद क्या है, तो उदारवाद में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के सभी संसाधनों पर किसका अधिकार होगा, निजी लोगों का अधिकार होता है। सिंपल सा बात समझेंगे, यानी कि इसमें जो है ऐसी अर्थव्यवस्था वाले देश में संसाधनों पर नियंत्रण निजी लोगों का होता है, सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। तो वो क्या हो जाता है, उदारवाद यानी कि पूंजीवाद। तो अगर इस देश का अगर उदाहरण पूछ लिया जाए तो कौन कौन सा देश है, तो हम कुछ याद रखें, जैसे यूएसए है ना, आपका ब्रिटेन हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सब देश क्या है, उदारवाद के उदाहरण है। एक है मार्क्सवाद। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मार्क्सवाद के जनक कौन है, तो मार्क्सवाद के जनक कौन है, कार्ल मार्क्स। आप ये तस्वीर देखिए इनकी, यही कौन है, ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये कौन है, ये कार्ल मार्क्स है। ठीक है। कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे। तो बहुत बड़े विचारक थे, दार्शनिक थे, कौन, कार्ल मार्क्स। इन्होंने ही क्या सिद्धांत दिया था, मार्क्सवाद का। आखिर ये मार्क्सवाद क्या है, तो मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स जी का कहना था कि जो संसाधन है उनको क्या करना है, पूंजीपतियों से छीन लीजिए और उनको क्या कीजिए, मजदूरों में बांट दीजिए। तो सिंपल सा मतलब फिलहाल हम लोग इतना ही समझेंगे कि मार्क्सवाद का मतलब है कि संसाधनों को पूंजीपतियों से लेकर मजदूरों में बांट देना। अगला है समाजवाद। तो समाजवाद का जनक कौन है, तो समाजवाद का जनक लेनिन को माना जाता है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये है लेनिन। ठीक है। अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि समाजवाद के जनक कौन है, तो लेनिन। तो समाजवाद क्या है, तो समाजवाद जो है पूंजीवाद का हम बोल सकते हैं कि प्रकार का उल्टा है या अपोजिट है। तो पूंजीवाद में क्या होता है कि संसाधनों पर नियंत्रण किसका होता है, निजी लोगों का होता है, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन समाजवाद में क्या होता है कि संसाधनों पर नियंत्रण सरकार की होगी, यानी कि निजी लोगों का यहाँ पर कोई भी वर्चस्व नहीं होगा। तो सरकार क्या करती है, सभी संसाधनों का कुशलतम उपयोग करती है और इस प्रकार से अपने देश में समानता लाने का काम करती है। तो समाजवाद में सिंपल सा बात क्या याद रखेंगे हम लोग, समाजवाद में संसाधनों का नियंत्रण जो होता है सरकार के पास होता है, और पूंजीवाद में संसाधनों का नियंत्रण मतलब या उदारवाद में किसके पास बोलेंगे, तो निजी लोगों के पास होता है। एक होता है साम्यवाद। तो साम्यवाद इसी समाजवाद का ही मतलब बोल सकते हैं, इसी समाजवाद का ही एक उभरा हुआ रूप है, या फिर इसी समाजवाद से ही साम्यवाद का जन्म हुआ है। तो कुछ बात समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये पूछ लिया जाए कि साम्यवाद के जनक कौन है, तो साम्यवाद के जनक कौन हो जाएंगे, माओ त्से तुंग। यहाँ पर भाव से लिखा हुआ है, इसको सही कर लेंगे, माँ होगा, मुआ का माँ, माओ त्से तुंग होगा। ठीक है। तो ये माओ त्से तुंग कौन है, ये देखिए जो तस्वीर है ये माओ त्से तुंग की है। शक्ल से ही पता चल रहा है कि कहाँ का होगा, तो चीन का होगा। कहाँ के थे, चीन के थे। अब हम लोग समझते हैं साम्यवाद को। तो साम्यवाद को समझते हैं कि आखिर ये साम्यवाद है क्या। तो एक शब्द इसमें आता है साम्य। आखिर इस साम्य का मतलब क्या आता है, तो साम्य का सीधा सा मतलब होता है लोगों का समूह। क्या होता है, लोगों का समूह। तो ऐसी व्यवस्था वाला देश जहाँ पर क्या किया जाए कि कुछ लोगों के समूह के द्वारा उस देश की अर्थव्यवस्था को क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, साम्यवादी देश कहेंगे। तो उदाहरण तौर पर हम लोग चीन को ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग इतना ही समझेंगे, आगे इसके बारे में डिटेल से बाद में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो अगर हम लोग से पूछ दिया जाए कि उदारवाद के जनक कौन है, तो याद रखेंगे जॉन लॉक। मार्क्सवाद के जनक कौन है, कार्ल मार्क्स। समाजवाद के जनक कौन है, तो लेनिन। और साम्यवाद के जनक पूछे तो माओ त्से तुंग। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों के संविधान में एक शब्द आता है कि हमारा, पूछ दिया जाता है कि भारत का जो समाजवाद है वो कैसा समाजवाद है। तो मतलब भारतीय समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है, तो आंसर रखेंगे हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद। तो क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है, तो आंसर क्या रखेंगे हम लोग, लोकतांत्रिक समाजवाद।
तो अगर ये पूछ लिया जाए कि भारतीय समाजवाद में कितनी विचारधारा है, तो ये 2 विचारधाराओं के मिलने से बना है। तो कौन-कौन सी विचारधारा है? एक है गांधीवाद, एक है मार्क्सवाद। अब हम लोग समझते हैं पंथ निरपेक्ष। एक शब्द होता है पंथ निरपेक्ष, एक है धर्मनिरपेक्ष। दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। पंथ निरपेक्ष का मतलब हो जाता है पंथ से निरपेक्ष, यानी कि पंथ से अलगाव, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धर्म से निरपेक्ष या धर्म से अलगाव। दोनों में कोई अंतर है नहीं, लेकिन थोड़ा-सा अंतर देखने को मिलता है, अगर हम लोग इसको डीप में समझें तब। तो पंथ का मतलब, जैसे हम लोग धर्म का अनुमान लगा लेते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। वास्तव में जो ये धर्म का स्वरूप ये नहीं है। धर्म का स्वरूप अगर देखा जाए तो धर्म का स्वरूप है करुणा, दया, है ना, प्रेम, है ना, भाईचारा। ये क्या है? हमारा धर्म का ओरिजिनल स्वरूप है। तो अगर धर्म का बात करें तो सिंपल सा बात समझेंगे कि धर्म का मतलब क्या हो जाएगा? करुणा, दया, प्रेम और भाईचारा। ये धर्म का इंटीरियर पार्ट है। और बाहरी रूप अगर देखें, जिसको हम लोग पंथ भी कह सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यहाँ पर देखिए हमने बहुत सारे धर्मों के प्रतीक चिन्ह को लिया है। ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है क्या? पंथ से अलग होना। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्म से निरपेक्ष होना। तो कोई भी व्यक्ति धर्म से निरपेक्ष कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि धर्म का अगर हम लोग मतलब समझ के देखें तो धर्म का मतलब हो जाता है, धर्म का आंतरिक स्वरूप को अगर हम लोग देखें तो वो आंतरिक स्वरूप है करुणा, दया, प्रेम। ये सब क्या आंतरिक स्वरूप है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि धर्म किसे कहते हैं, तो सिंपल सा बात है, धर्म क्या है? एक प्रकार का नियमों का समुच्चय है, यानी कि नियमों का क्या है? सेट है, जिसको क्या किया? व्यक्ति ने अपने जीवन को जीने के लिए धारण कर लिया है। अब आगे समझते हैं हम लोग। अगर ये पूछ लिया जाए कि जो भारत के संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द है, इसका क्या मतलब है, तो हम लोग क्या आंसर देंगे? तो सिंपल सा बात है, अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत में राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन भारत क्या करता है? राज्य जो है सभी धर्मों को बराबर मानता है। यानी कि हमारा जो है राष्ट्र, अपने देश भारत का अगर पूछा जाए कौन सा धर्म है, तो सिंपल सा जवाब होगा कि कोई धर्म नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या धर्म, भारत धर्म विरोधी है? बिल्कुल नहीं। अगर इस तरह का शब्द लिखा मिल जाए कि भारत धर्म विरोधी है या धर्म, भारत किसी भी धर्म का सम्मान नहीं करता है, तो ये मतलब कभी भी धर्मनिरपेक्षता का नहीं निकलेगा। तो धर्मनिरपेक्षता का सीधा मतलब क्या निकलेगा? अगर धर्मनिरपेक्षता का मतलब पूछा जाए कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा बात याद रखेंगे हम लोग। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि भारत जो है किसी एक विशेष धर्म को नहीं मानता है, ये सभी धर्मों को क्या मानता है? समान मानता है ना? यानी कि भारत का राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है। ठीक है। अगर हम लोग पश्चिमी देशों की तरफ जाएं, तो पश्चिमी देशों में जो राष्ट्र है उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि राष्ट्र स्वतंत्र है और धर्म एक स्वतंत्र मुद्दा है। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द हमारे प्रस्तावना में देखने को मिला था लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक को अगर गौर से देखें तो लोकतांत्रिक का अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक। इसी को अन्य नामों से जानते हैं, जैसे प्रजातांत्रिक, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। तो इसी का अलग अलग नाम है। तो जो डेमोक्रेटिक शब्द है, ये 2 शब्दों के मिलने से बना है। कितने शब्दों के मिलने से बना है? 2 शब्द। एक शब्द है डेमोस, एक शब्द है कार्टिया। तो डेमोस का मतलब क्या होता है? डेमोस का मतलब होता है जनता। क्या होता है? जनता। अगर इस कार्टिया का मतलब समझे तो शासन। तो सिंपल सा शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो जनता का शासन है वही क्या है? लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र की अगर परिभाषा हम लोग बचपन में जो पढ़े होंगे पुस्तकों में, एनसीईआरटी की किताबों में, कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया कानून है, तो हम लोग इस तरह का पढ़े होंगे पहले। तो बात ये सही है। तो ये परिभाषा उस समय के हिसाब से सही थी, लेकिन अब हम लोग अपर एज में है, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर इन परिभाषा से काम नहीं चलेगा। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया कानून है, किसका कथन था? तो याद रखेंगे अब्राहम लिंकन का। तो ये अब्राहम लिंकन कौन थे भाई? तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगर अभी के समय पूछा जाए कि लोकतंत्र क्या है, तो हम लोग परिभाषा देंगे कि वर्तमान समय में विकल्पों का होना। देखिए हमारे पास विकल्प हो, चुनने की आज़ादी और स्वतंत्र सरकार ही क्या है? लोकतंत्र है। जैसे अगर हम भारत में देखें, भारत क्या है? लोकतांत्रिक देश है। तो भारत में हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे कि कई राजनीतिक दल हैं, है ना? और उन राजनीतिक दलों को क्या कर सकते हैं हम लोग? अपने इच्छा से वोट करते हैं, नहीं उनको हम लोग क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं? हम लोग चुनते हैं, नहीं कि हम अपनी सरकार को आज़ादी से चुनते हैं। हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं रहता है। और जो हमारी जो सरकार है वो क्या है? पूर्णतः स्वतंत्र है। वो किसी दूसरे देश के दबाव में या किसी व्यक्ति के दबाव में आकर काम नहीं करती है। तो सिंपल सा बात हम लोग क्या कह सकते हैं कि भारत में क्या है? लोकतंत्र है। तो भारत में लोकतंत्र है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि भारत में विकल्प है, चुनने की आज़ादी है और यहाँ पर स्वतंत्र सरकार है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोकतंत्र के प्रकार।
अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो सिंपल सा बात याद रखेंगे, तो लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब इन दोनों बातों को समझते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब समझेंगे कि जहाँ जनता क्या करती है, डायरेक्ट क्या करती है, अपने सरकार को चुनती है। मतलब जनता क्या करती है, अपने सरकार को जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुनेगी, डायरेक्ट चुनेगी, उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। अगर पूछ लिया जाए क्या कोई ऐसा देश है, तो हम लोग याद रखेंगे एक देश है स्विट्जरलैंड। क्या नाम है? बहुत ही प्यारा देश है स्विट्जरलैंड। यहाँ पर क्या पाया जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। अब एक बात आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अच्छा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से कुछ बात और याद रखेंगे कि जो वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र दुनिया में नहीं के बराबर देखने को मिलता है। बहुत ही कम ऐसे देश हैं या नहीं के बराबर ऐसे देश हैं जहाँ पर हम लोगों को प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलेगा, जिसमें से मैंने एक नाम आपको बताया, स्विट्जरलैंड। अब देखते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कि आखिर ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो जहाँ जनता क्या करती है कि अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। जैसे तो हम लोग कभी भी क्या करते हैं, जैसे हमारे देश में अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, यानी कि मोदी जी की सरकार है। मोदी जी हमारे क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। तो क्या हम लोग मोदी जी को वोट किए हैं? नहीं। हम लोग किसको वोट किए थे? हम लोग मोदी जी को वोट नहीं किए थे। तो हम लोग किसको वोट किए थे? तो हम लोग वोट किए थे किसको? अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को। तो हमारे क्षेत्र में प्रतिनिधि कौन थे? हमारे एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हम लोग क्या करते हैं? एमपी को चुनते हैं, नहीं कि हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, नहीं कि हम एमपी चुनते हैं, और यही एमपी क्या करती है? हमारे लिए सरकार का चुनाव करती है ना? तो हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि क्या करती है? सरकार को चुनती है। तो जहाँ प्रतिनिधि के माध्यम से क्या किया जाए? सरकार को चुना जाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि भारत किस प्रकार का लोकतंत्र वाला देश है, तो याद रखेंगे अप्रत्यक्ष। भारत ही नहीं, दुनिया के लगभग देश 99.99% देश जो है वहाँ पर क्या पाया जाता है भाई? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, भारत में हर जगह पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, लेकिन क्या कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो उत्तर आएगा हाँ। अगर हमसे ये पूछा जाए क्या भारत में कहीं किसी जगह पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है, तो उत्तर आएगा हमारा क्या? हाँ। अब कैसा बात हो गया ये कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो हम समझाते हैं आपको। देखिए, तो जब भारत में हम लोग पंचायती स्तर पर चुनाव करते हैं, जब पंचायती स्तर पर चुनाव करते हैं, जहाँ पर मुखिया का चुनाव होता है या फिर सरपंच का चुनाव होता है या नगर पंचायत का चुनाव होता है, तो हम लोग अपने मुखिया को डायरेक्टली चुनते हैं। मुखिया का वोट हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली देते हैं। तो जब हम लोग डायरेक्टली अपना क्या करते हैं? प्रतिनिधि चुन लेते हैं, अपना डायरेक्टली अपना मतलब चुनाव करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। तो हमारे देश में पंचायती स्तर पर क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। याद रखेंगे। तो पंचायती स्तर पर क्या देखने को मिलता है? प्रत्यक्ष। ये सब सही कर लेंगे, यहाँ पर प्रत्यक्ष ही है। ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगर पूछेगा कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है, तो पंचायती स्तर पर। अब आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है गणराज्य। अब ये गणराज्य क्या है? आमतौर पर लोग गणराज्य को या गणतंत्र को, गणराज्य को हम लोग क्या बोले? गणतंत्र। अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं हम लोग रिपब्लिक, यानी कि रिपब्लिकन। जैसे कि हम लोग 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं, सॉरी 26 जनवरी को मनाते हैं हम लोग गणतंत्र दिवस। तो आखिर ये गणतंत्र क्या है? गणतंत्र और लोकतंत्र क्या दोनों एक है? तो आमतौर पर लोगों को दोनों एक जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों क्या है? अलग अलग है। तो गणतंत्र और लोकतंत्र में बहुत बड़ा अंतर है। तो गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है? तो लोकतंत्र हम समझ चुके हैं, अब गणतंत्र समझते हैं। तो गणतंत्र में क्या होता है कि जिस राष्ट्र में, यानी कि जिस देश में राष्ट्र का प्रमुख क्या हो? निर्वाचित हो, यानी कि हम लोग क्या करें? अपने देश के जो प्रमुख पोस्ट है, जैसे हमारा देश भारत का जो सबसे बड़ा पोस्ट कौन सा है? वो है प्रेसिडेंट का पोस्ट, यानी कि राष्ट्रपति का पोस्ट। तो हम लोग अपने देश में राष्ट्रपति को क्या करते हैं? चुनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रपति का पुत्र ही राष्ट्रपति होगा या फिर राष्ट्रपति के परिवार से ही कोई राष्ट्रपति होगा, नहीं ना। तो जिस देश में क्या हो कि जो राष्ट्र का प्रमुख पद हो, मुख्य पोस्ट हो, उसका क्या हो? चुनाव हो। उसको क्या किया जाए? चुनाव जाए। चाहे वो प्रत्यक्ष तरीके से चुने या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से, ये मायने नहीं रखता। सिर्फ ये मायने रखता है कि उसका क्या हो? चुनाव हो। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? गणराज्य कहेंगे, यानी कि गणतंत्र कहेंगे। तो भारत में क्या होता है कि राष्ट्रपति का चयन होता है, उसका चुनाव किया जाता है, इसलिए भारत क्या है? लोकतंत्र भी है प्लस गणतंत्र भी है। अगर ये पूछ लिया जाए क्या ब्रिटेन में गणराज्य है या फिर ब्रिटेन गणतंत्र है, तो सिंपल सा बात आंसर आएगा हमारा कि नहीं, ना, ब्रिटेन क्या है? गणतंत्र नहीं है।
ब्रिटेन सिर्फ लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पर गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो राष्ट्र का प्रमुख है वो कैसा है, वंशानुगत है। लेकिन एक ही वंश से क्या होता है, राष्ट्र के प्रमुख का चयन किया जाता है। जैसे हम लोग वहाँ पर सुने होंगे कि महारानी विक्टोरिया का शासन था, या फिर उसी के परिवार की बार बार कोई ना कोई क्या बनती है, राष्ट्र की प्रमुख बनते रहती है ना। तो ब्रिटेन में एक विशेष परिवार है, एक विशेष वंश है, उसी वंश का ही क्या होता है, कोई व्यक्ति उस ब्रिटेन का क्या बनता है, प्रमुख बनता है। लेकिन जो वहाँ का हेड पोस्ट है, जो प्रमुख पोस्ट है, उसका चुनाव नहीं होता है। इसलिए क्या है, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। और भारत क्या है, गणतंत्र है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे है न्याय। तो न्याय का मतलब क्या है, तो न्याय हम लोग पूछा जाता है सबसे पहले कि न्याय हम लोग लिए कहाँ से हैं। तो सिंपल सा बात याद रखेंगे, हम लोग कहाँ से लिए हैं न्याय को, सोवियत संघ से। सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर, है ना। इसी को भी हम लोग आमतौर पर कभी कोई ऑप्शन में हम लोग को रूस देखने को मिल जाए तो आंसर हमारा यही टिक करेंगे, या तो यूएसएसआर या फिर रूस। तो 1917 में एक क्रांति हुई थी रूस में, जिसको बोला जाता है बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। तो 1917 की क्रांति से हम लोग क्या लिए हैं, अपने संविधान में न्याय शब्द लिए हैं। तो हमारे संविधान में कितना तरह का न्याय है, 3 तरह का। एक है सामाजिक न्याय, एक है आर्थिक न्याय, और एक है राजनीतिक न्याय। अब तीनों को हम लोग समझते हैं कि तीनों क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला बात सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है कि समाज में रहने वाले लोगों के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। तो समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ क्या हो, समुदाय हो, चाहे लिंग हो, धर्म हो या जाति हो, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सामाजिक न्याय कहेंगे। अब देखते हैं कि अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि सामाजिक न्याय हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, तो सबसे पहली बात, हम लोगों को प्रस्तावना में सामाजिक न्याय देखने को मिलता है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जब आगे चल के हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी क्या मिलेगा, हम लोग को सामाजिक न्याय देखने को मिलेगा। जब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 15, 16, 17, 36, 37, है ना, 41, 46, 47, इन सभी अनुच्छेदों में भी क्या मिलता है, सामाजिक न्याय देखने को मिलेगा हम लोगों को। तो अगर हमसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत के संविधान में सामाजिक न्याय कहाँ देखने को मिलता है, तो हम लोग याद रखेंगे तीनों जगह पर, प्रस्तावना में भी, डीपीएसपी में भी, और मौलिक अधिकार में भी, ठीक है। अब एक देखते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है, आर्थिक न्याय का सीधा सा मतलब होता है कि जो हमारे देश में संसाधन है, उन संसाधनों पर क्या हो, सभी का बराबर नियंत्रण रहे, क्या रहे, सभी का इक्वल अधिकार हो, है ना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आर्थिक न्याय कहेंगे। नहीं कि संसाधन जो है किसी एक व्यक्ति के या किसी व्यक्ति विशेष के वर्ग के अधीन ना हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आर्थिक न्याय। नहीं कि हमारे इस अर्थव्यवस्था में क्या हो, सबकी सहभागिता हो, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, आर्थिक न्याय कहेंगे। तो आर्थिक न्याय का सीधा सा मतलब क्या निकलेगा, तो आर्थिक न्याय का सीधा सा मतलब निकलेगा कि आर्थिक न्याय का अर्थ है कि समाज का संसाधनों पर समान नियंत्रण रहे, संसाधन किसी समुदाय व्यक्ति के नियंत्रण में ना रहे, अर्थव्यवस्था में सबकी सहभागिता हो, है ना, याद रखेंगे। अब एक है राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय का सीधा सा मतलब निकलता है कि हम लोगों को राजनीति में क्या देना है, भागीदारी देना, यानी कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को, यानी कि सभी व्यक्ति को क्या देना, राजनीति में भागी देना, यानी कि भागीदारी देना, देश की राजनीति में भाग लेने का अधिकार देना, ये क्या कहलाएगा, राजनीतिक न्याय कहलाएगा। तो हम लोग कैसे भाग लेते हैं देश की राजनीति में, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं या फिर वोट दे सकते हैं, है ना। और देखिए इसके अलावा अगर हम लोग ये पूछें कि क्या भारत में राजनीतिक न्याय देखने को मिलता है, तो आर्टिकल 324 को देख लीजिए, आर्टिकल 326 को देख लीजिए, या फिर महिला आरक्षण को देख लीजिए। इन सबों से हमको क्या देखने को मिलेगा कि भारत में राजनीतिक न्याय है। अब आगे हम लोग समझते हैं कुछ। अगला एक शब्द है स्वतंत्रता। अगर हमसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है प्रस्तावना में, तो 5 प्रकार की। इसको हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में, जहाँ पर 6 प्रकार की स्वतंत्रता हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ समझेंगे इसको। अगर हमसे ये पूछ दिया जाए कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, सॉरी समानता है, तो समानता अगर हमसे पूछ दिया जाए तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा की, एक अवसर की। एक शब्द निकलता है बंधुत्व। आखिर इस बंधुत्व का मतलब क्या है, तो बंधुत्व का सीधे सा मतलब है कि भाईचारा, ठीक है। हम भारतीय चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, है ना, सभी के आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। इसी सिद्धांत को क्या कहेंगे हम लोग, बंधुत्व कहेंगे, ठीक है। हमारे संविधान में एक शब्द लिखा हुआ है अखंडता। अखंडता मतलब है कहाँ देखने को मिलेगा, अखंडता का मतलब हो जाता है कि हम लोग क्या है, अखंड है, एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं हो सकते, है ना। तो अखंडता अगर पूछा जाए कि कहाँ देखने को मिलता है, जब हम लोग भाग 1 पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, अखंडता देखने को मिलेगी, आगे समझेंगे हम लोग। एक होता है व्यक्ति की गरिमा। अगर व्यक्ति की गरिमा पूछ दे कहाँ देखने को मिलेगा, तो आर्टिकल 21 में, है ना। और एक होता है एकता। एकता अगर हमको पूछा जाए कि एकता कहाँ देखने को मिलेगा, तो एकता हमको मौलिक कर्तव्यों में भी देखने को मिलता है, ठीक है।
अब आगे हम लोग समझते हैं अखंडता क्या है। तो अखंडता का सीधा सा मतलब है कि किसी देश के लोगों के बीच भौगोलिक लगाव क्या कहलाता है? अखंडता कहलाता है। इस बात को हम लोग अच्छा समझते हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में भी भारत और पाकिस्तान के बीच रंजिश चल रही है, तो हम लोग क्या है, कोई बिहार के हैं, कोई उत्तर प्रदेश के हैं, कोई पश्चिम बंगाल के हैं, कोई महाराष्ट्र के हैं, अलग अलग राज्यों से हैं। लेकिन जैसे ही कोई बाहरी आक्रमण होता है या जब बात हमारे देश की आती है, तो हम सभी क्या हो जाते हैं, मिलकर एक भारतीय हो जाते हैं। तो यही क्या है, अखंडता है। कि भले ही हम लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं, लेकिन जब देश की बात आ जाती है तो हम लोग आपस में एक हो जाते हैं। ये क्या है, अखंडता है। यानी कि भौगोलिक लगाव हम लोगों के बीच जुड़ा हुआ है। एक होता है एकता। एकता का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक लगाव, ठीक है। तो हम लोग मतलब एकता शब्द का अगर मतलब समझे तो सीधा सा बोलेंगे कि लोगों के बीच मनोवैज्ञानिक लगाव को ही क्या कहेंगे हम लोग, एकता कहेंगे। अब आगे समझते हैं हम लोग। अगर हम लोग देखेंगे प्रस्तावना, अगर पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना को हम देखें तो प्रस्तावना देखने से हमको क्या क्या स्पष्ट हुआ, तो प्रस्तावना को देखने से सबसे पहला बात पता चलता है इसकी प्रकृति की। जो हमारा संविधान होगा, वो संविधान हमारा किस प्रकार का है ना, तो उसकी प्रकृति कैसी है, अगर हम प्रस्तावना को देख लें तो हमें पता चल जाएगा। जिससे हम लोग पढ़े कि संप्रभु है हमारा संविधान। हमारा संविधान हमें समाजवादी बनाता है, पंथनिरपेक्ष बनाता है, लोकतांत्रिक बनाता है और गणतंत्रात्मक बनाता है। ये तो क्या है, हमारे संविधान का प्रकृति है। तो अगर हम प्रस्तावना को देख ले तो प्रस्तावना को देखने से ये पता चलता है कि हमारे संविधान की प्रकृति क्या है, आखिर इस संविधान के बनाने का उद्देश्य क्या है और इसके लागू होने की तिथि क्या है। इन तीन चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, किससे, प्रस्तावना के माध्यम से। तो प्रस्तावना में हम लोग जैसे उद्देश्य में क्या है, न्याय, यानी कि समाज के सभी लोगों को क्या देना, न्याय देना। यही क्या है, प्रस्तावना यानी कि संविधान का क्या है, उद्देश्य है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं न्याय 3 प्रकार का है, समानता भी हम लोग पढ़ चुके हैं 2 प्रकार का है, और स्वतंत्रता भी हम लोग क्या प्रकार का पढ़ चुके हैं, 5 प्रकार का। और बंधुत्व शब्द का मतलब भी हम लोग समझ चुके हैं। और एक है तिथि। तो अगर हम लोग प्रस्तावना को ध्यान से देखेंगे तो उसके नीचे में एक डेट लिखी हुई है, और ये डेट है 26 नवंबर 1949 की। तो ये डेट क्या बताता है, तो ये डेट बताता है कि हमने इस संविधान को कब स्वीकार किया, यानी कि इस संविधान को कब हम लोगों ने आत्म अर्पित किया, है ना। तो ये तिथि बताती है। तो तिथि कौन सी याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949 की। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि हमें संविधान की प्रस्तावना देखने से किन किन बातों का पता चलता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, संविधान की प्रस्तावना देखने से हमें 3 बातों का पता चलता है। कौन कौन, एक उसकी प्रकृति कैसी है हमारे संविधान की, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, और हमारे संविधान के स्वीकारने की तिथि क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना का आधार क्या है, तो प्रस्तावना का जो आधार है कौन है, उद्देश्य प्रस्ताव। तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिनकी तस्वीर ये देखिए आप, इन्होंने क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बाद में क्या बना था, हमारा देश का संविधान का प्रस्तावना बनकर तैयार हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना का आधार क्या है, तो उद्देश्य प्रस्ताव। अगर पूछ लिया जाए प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिए हम लोग, तो यूएसए। और ये पूछ लिया जाए प्रस्तावना की भाषा क्या है, तो ये कहाँ से लिए हम लोग, ऑस्ट्रेलिया से। तो भाषा ली है ऑस्ट्रेलिया से, विचार ली है यूएसए से, और आधार क्या है इसका, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं प्रस्तावना से संबंधित कुछ वाद को। क्या क्या वाद प्रस्तावना से संबंधित रह चुका है। एक है बेरुवादी वाद। तो बेरुवादी वाद कब का है, 1960 का है। जब हम लोग केस पढ़ेंगे अलग अलग, तो वहाँ पर हम लोग को इसको स्पष्ट रूप से समझेंगे कि खैर बेरुवादी कौन थे, ये क्या वाद था। उतना हम लोग अभी यहाँ पर नहीं जानेंगे। यहाँ पर हम लोग उतना सा ही जानेंगे जितना सा प्रस्तावना के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बेरुवादी वाद कब का वाद है, 1960 में। तो इस वाद में जो न्यायालय फैसला सुनाई थी, तो न्यायालय फैसला सुनाते हुए कही थी कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किस वाद में माना गया था, तो बेरुवादी वाद 1960 में। एक अगला वाद है गोलकनाथवाद। ये कब का है, 1967 का। इस वाद में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के बारे में, तो इस वाद में कोर्ट के द्वारा कहा गया प्रस्तावना में के बारे में कि प्रस्तावना जो है संविधान की व्याख्या के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको क्या किया गया, संविधान का भाग नहीं माना गया। तो संविधान का भाग गोलकनाथवाद 1967 में भी प्रस्तावना को नहीं माना गया, और बेरुवादीवाद में भी प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था। अब एक अगला केस देखते हैं। अगला है केशवानंद भारतीवाद 1973 का। तो 1973 में इसका फैसला आया था, और इस 1973 के वाद में सुप्रीम कोर्ट पहली बार पलटी मारी थी। उन्होंने क्या कहा था, अब तक क्या कहते आ रही थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो 1973 में जब निर्णय दी सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें उन्होंने कहा कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग है। इसमें भी क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, किंतु हमें क्या रखना है,
आधारभूत ढांचे का ध्यान रखना, यानी कि आधारभूत ढांचा हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। तब मन में आ गया कि ये आधारभूत ढांचा क्या है, तो बोला आप जितना भी संशोधन करना है कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तावना क्या है, हमारे संविधान का भाग है, लेकिन संशोधन करने से हमारे जो प्रस्तावना का जो आधारभूत ढांचा है, जो मूल ढांचा है, जो उसका मेन कोर पार्ट है, वो कभी भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो अब लोगों ने पूछ दिया कि आखिर ये आधारभूत ढांचा क्या है ना, मूल ढांचा क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको समय समय पर व्याख्या इसकी करेंगे, अभी हम आपको नहीं बताएंगे। अगर बात है LIC बाद 1995 का, तो क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा LIC बाद 1995 के बाद में क्या कहा गया। तो इस बाद में सुप्रीम कोर्ट कहा कि प्रस्तावना जो है वो क्या है, संविधान का आंतरिक भाग है। तो याद रखेंगे, तो प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है, किस बाद में कहा, LIC बाद 1995 में। अगर पूछ दे कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो किस किस बाद में बोला गया, बेरूवादी बाद में। अगर ये पूछ दे कि प्रस्तावना संविधान की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है, किस में बोला गया, तो गोलकनाथ बाद 1967 में। अगर ये पूछ दिया जाए कि किस बाद में संविधान के भाग को माना गया, क्या प्रस्तावना को क्या माना गया, संविधान का हिस्सा माना गया, नहीं भाग माना गया, तो याद रखें हम लोग केशवानंद भारती बाद 1973। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे है क्या प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ है, इस चीज को देख लेते हैं। तो जैसे ही 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें भी संशोधन हो सकता है, तुरंत क्या कर दिया गया, इसके 3 साल के बाद ही, यानी कि 1976 में। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है और 1976 में ही, तभी इंदिरा गांधी की सरकार थी हमारे देश में। ये जो आप तस्वीर बगल में देख रहे हैं, ये कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की है। इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है ना। तो सबसे पहला बात पूछा जाए कि प्रस्तावना में संशोधन कितना बार किया गया है, तो हम लोग क्या याद रखेंगे, प्रस्तावना संशोधन अभी तक एक ही बार किया गया है। अगर ये पूछ दिया जाए कब किया गया है, तो 1976 में किया गया है। किस समिति की सिफारिश पर किया गया है, तो याद रखेंगे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया है। अगर ये पूछ लीजिए कि सरकार किसकी थी उस समय, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी किस पार्टी की थी, कांग्रेस की थी। अगर ये पूछ लिया जाए कि संशोधन करके क्या किया गया संविधान में, प्रस्तावना में क्या किया गया, तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो क्या क्या याद रखेंगे, प्रस्तावना में संशोधन अभी तक एक बार हुआ है, 1976 में हुआ है, इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा किया गया है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ है, और इसमें क्या किया गया है, 3 शब्द को जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा जो थ्योरी वाला सेक्शन था, इसको हम लोग खत्म कर दिए। तो जितना भी प्रस्तावना से क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में बनता है, सारे कवर कर लिए गए हैं इसमें। अगर एक आध क्वेश्चन छूट जाता है तो आप लोग इसको दूसरे बुक से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग लगाते हैं टेस्ट। अभी तक जो हम लोग पढ़े, आखिर क्या क्या सीखे, क्या क्या समझ में आया, उसको हम लोग आंकते हैं। तो पढ़ते हैं टेस्ट की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा कही गई है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए प्रस्तावना। हम बताए थे ठाकुरदास भार्गव जी इसको क्या बोले थे, संविधान की आत्मा बोले थे। अगला कहता भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। तो प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है, हम लोग पढ़े थे, हम भारत के लोक शब्दों से। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। अगला है कि भारत एक है, तो भारत कौन सा पहला है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। सही बात है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भारत क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, भारत कैसा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, क्या मतलब है, कहता धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, नहीं, गलत। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, नहीं, गलत। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, नहीं। अगला किसी निश्चित मत का, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, एकदम सही। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला कहता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। पहला ऑप्शन है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, दूसरा है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, अगला एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। आंसर हमारा जो ऑप्शन सी। अगर हम प्रस्तावना को गौर से देखेंगे तो वहां पर ये सब लिखा हुआ मिलेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन ए है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है।
अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग शब्द से क्या अर्थ निकलता है। तो इसका क्या अर्थ निकलता है कि भारत का जो संविधान है ना, वो किसका, उसका निर्माण किसके द्वारा है, भारत की जनता के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तथा भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो फ्रांसीसी क्रांति एकदम झलकता है। एक बात हम लोग याद रखेंगे, बताना भूल गए थे थ्योरी में। अगर ये पूछ दिया जाए कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये जो 3 शब्द हैं, ये कहाँ के नारे हैं जो हमारे संविधान में लिए गए हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो 3 शब्द हैं, ये फ्रांस की क्रांति 1789 के नारे हैं, और वहीं से हम लोगों ने क्या कैसे एडॉप्ट किया अपने संविधान में। तो फ्रांस के संविधान से हमारे प्रस्तावना में क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है। अमेरिकी क्रांति 1776 का भी असर दिखता है। बोल्शेविक क्रांति 1917 जहाँ से हम लोग न्याय लिए थे, उसका भी असर दिखता है। लेकिन चीन की क्रांति 1912 का कोई असर नहीं दिखता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। तथा संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम लोग कहाँ देख सकते हैं। तो हम अभी पढ़ें कि अगर हम अपना संविधान का आदर्श देखना चाहें या फिर हम अपना लोकतंत्र का प्रकृति कैसा है, आदर्श कैसा है, तो कहाँ देख सकते हैं हम लोग, प्रस्तावना में। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो पहला शब्द है धर्मनिरपेक्ष, जोड़ा गया, ठीक है। दूसरा समाजवादी, इसको भी जोड़ा गया, ठीक है। एक है गुट निरपेक्ष, इसको नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। अखंडता को जोड़ा गया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा कि गुट निरपेक्षता शब्द हमारे संविधान के संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या तथा भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो पहला ऑप्शन है संवैधानिक राजतंत्र, राजतंत्र क्या कर रहा है भाई, हम तो लोकतंत्र हैं। दूसरा है वंशानुगत लोकतंत्र, लोकतंत्र तो ठीक है लेकिन वंशानुगत नहीं है, हमारे यहाँ क्या होता है, चुनाव होता है, ये भी क्या है, गलत है। अगला है लोकतांत्रिक राजतंत्र, राजतंत्र राजतंत्र है नहीं। अगला है लोकतांत्रिक गणतंत्र, एकदम सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हम लोकतंत्र भी हैं और गणतंत्र भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तथा भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो अगर अंगीकृत पूछा जाए तो हम बताए तो आपको क्या लगाना है, 26 नवंबर 1949। अगर यहीं पर यह पूछ लिया जाता कि कब लागू किया गया, तब हमारा आंसर क्या होता, 26 जनवरी 1950। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो प्रथम संशोधन पूछे या कब किया गया संशोधन, तो अभी तक एक ही बार हुआ है, कब किया गया, 1976 में किया गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला क्या है, पहला है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, सही बात है। हम बताए थे कि नेहरू जी जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे उसी से क्या बना था, संविधान की प्रस्तावना तैयार हुई थी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सही है। दूसरा तथा इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, अच्छा इस बात को हम बताना भूल गए थे। तो प्रस्तावना को लेकर हम सीधे न्यायालय नहीं जा सकते हैं, देखिए प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। इसका मतलब यह है कि प्रस्तावना की प्रकृति क्या है, न्याय योग्य नहीं है। तो ऑप्शन 2 भी हमारा क्या है, सही है। अगला तथा इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, गलत है। तीसरा क्या है, गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका संशोधन किया जा सकता है और एक बार संशोधन कर भी चुके हैं। अगला है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, यह भी गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह भी रद्द भी कर सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथा शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो इसके बारे में कौन कौन शब्द सही है उसको देखना है। तो पहला ऑप्शन है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, एकदम सही है, पहला क्या है हमारा सही है। तथा यह 44वें संविधान संशोधन नहीं, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन किया गया था, और किसको जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तीसरा है यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, एकदम सही है, तीसरा क्या है, सही है। और कहता ये मूल प्रस्तावना में था, नहीं ये मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसको हम लोग बाद में एड ऑन किए थे कब, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा कौन कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही है और ऑप्शन 3 सही, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। तो यहीं तक था। तो आज हम लोगों ने प्रस्तावना कंप्लीट पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ सुझाव मिले तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।